ला बहू ला, जल्दी से चाय दे दे, बहुत जोर से भूख लग रही है। बस 1 मिनट मम्मी जी, आज आपके लिए ना स्पेशल पनीर वाले ब्रेड पकोड़े बनाए मैंने, अभी लेकर आती हूँ। अरे पापा, अभी तक बाहर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप। पापा आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। अरे मुझे बाहर ही नाश्ता दे दो, मैं खुली हवा में बैठकर चाय नाश्ता करूंगा। ये भी ना, एक बार बाहर बैठकर अखबार पढ़ना शुरू कर देते तो फिर हमसे कोई मतलब ही नहीं रहता इन्हें। जा बहू, बाहर ही दिया इनका नाश्ता। जी मम्मी जी, आप खाइए, मैं देकर आती हूँ। पिंकी बाहर अपने ससुर जी के पास चाय नाश्ते की प्लेट लेकर जाती है। तभी उनके घर के सामने वाले घर के बाहर एक टेम्पो आकर रुकता है। अरे भैया, जरा ध्यान से उतारो सामान, अगर एक भी सामान टूट गया ना तो आधे पैसे काट लूंगी। लगता है मोहल्ले में नई पड़ोसन आई है पापा जी, देखने से तो बड़ी अमीर लग रही है, फर्नीचर देखो कितना महंगा है। अरे बहू, क्या कर रही हो? इस पड़ोसन को देखती रहोगी या मुझे चाय नाश्ता भी दोगी? भूख लग रही है। सॉरी पापा जी, ये लीजिए। पिंकी अंदर आती है और सबको नई पड़ोसन के बारे में बताती है। तभी अगले दिन, भाभी मेरा टिफिन बन गया क्या? कॉलेज के लिए देर हो रही है मुझे। एक्सक्यूज मी, कौन आप? मैंने पहचाना नहीं। एक्चुअली मैं आपकी नई पड़ोसन, कल ही आपके सामने वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। चाय बना रही थी तो देखा चीनी नहीं है, किराने की दुकान भी खुली नहीं है, ऑनलाइन भी चीनी आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैंने सोचा इसी बहाने पड़ोसियों से मुलाकात हो जाएगी, थोड़ी चीनी मिलेगी। हाँ आइए ना, 1 मिनट। भाभी। हाँ ला रही हूँ तुम्हारा टिफिन। अरे आप तो कल ही यहाँ शिफ्ट हुई है ना? हाँ भाभी, इन्हें चीनी चाहिए थी, आप दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं आपके लिए चीनी लेकर आती हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ बैठिए। आप पहली बार हमारे घर आई हैं, तो चाय तो आपको आज हमारे साथ ही पीनी पड़ेगी। आप बैठिए, मैं अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। पिंकी 3 कप चाय बनाकर लाती है और पिंकी, उसकी सासू माँ रूपा मिलकर चाय पीते पीते एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। जी आंटी जी, मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो बैंगलोर से हम यहाँ आ गए। वहाँ पर तो हमारा खुद का घर है, लेकिन जॉब के लिए शिफ्ट तो होना ही पड़ता है, तो रेंट पर घर लिया है। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलके, आते जाते रहना। हाँ बिल्कुल आंटी जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आप भी जरूर आइएगा कभी मेरे घर। अभी मैं चलती हूँ। रूपा के कपड़े और उसकी पर्सनालिटी देखकर दोनों सास बहू को वो बड़ी पसंद आती है और रूपा के साथ उनकी बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अरे मम्मी जी, ये सब्जी वाला आया या नहीं अभी तक? प्याज टमाटर आलू कुछ भी नहीं है घर पर। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। ये ले, नाम लिया और हाजिर। पिंकी बाहर सब्जी खरीदने जाती है, तभी रूपा भी सब्जी लेने के लिए आती है। मुझे आलू प्याज टमाटर सब 2-2 किलो दे दो भैया, और 1 पाव बैंगन और शिमला मिर्च। भैया मुझे ये रेड येलो बेल पेपर, ब्रोकली और स्वीट कॉर्न दे दो। अरे वाह, इतनी महंगी सब्जियां! मैं तो कभी सपने में भी इतनी महंगी सब्जियां खरीदने के बारे में नहीं सोच सकती। अच्छा भैया, आपके पास एवोकाडो मिलेगा क्या? एवोकाडो? इवाकांडो नहीं भैया, एवोकाडो। खैर छोड़िए रूपा जी, यहाँ पर आपको ये सब नहीं मिलेगा, इसके लिए ना आपको फ्रूट मार्केट जाना पड़ेगा। ओके। अच्छा हुआ मेरा पार्सल भी अभी आ गया, वरना फिर से नीचे आना पड़ता। भैया जरा ध्यान से ऊपर लेकर आना, बहुत नाजुक सामान है। कांच का कोई सामान मंगवाया है क्या आपने? जी, नया एलईडी मंगवाया है। क्या? इतना बड़ा एलईडी? 70 इंच का है ना। मुझे और इनको छोटी टीवी में मूवीज देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता। वैसे तो हमारे बेंगलोर वाले घर में ऑलरेडी इससे भी बड़ा एलईडी था, लेकिन उसे हमने अपने केयर टेकर के लिए वहीं छोड़ दिया, उसके बच्चे देख लेंगे। हैं? आके पाए मैं जरा इसे इंस्टॉल करा लूं। हाँ। पिंकी तो उसकी बातें सुन के बहुत चक्की रह जाती है। क्या कमाल औरत है, इतना बड़ा एलईडी केयर टेकर के बच्चों के लिए छोड़ आई। मैंने जितना सोचा था, ये तो मुझे उससे भी कहीं ज्यादा अमीर लग रही है। आए दिन रूपा कुछ न कुछ महंगी से महंगी चीज खरीदती रहती थी। तभी एक दिन अनु जैसे ही अपनी कॉलेज के लिए घर से निकली, अरे रूपा जी, कहीं जा रही हैं क्या? नहीं, कहीं नहीं जा रही। एक्चुअली मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, अपनी रिंग निकाल रही थी, तो मेरी डायमंड की रिंग नीचे गिर गई। अभी पिछले महीने ही खरीदी थी, पूरे 3 लाख रुपए की। क्या? कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अनु रिंग ढूंढने में रूपा की हेल्प करती है। थोड़ी देर बाद रूपा को अपने गार्डन में वो रिंग गिरी हुई मिल जाती है। थैंक गॉड, रिंग मिल गई। पूरे 1 महीने के पैसे जोड़कर खरीदी थी मैंने।
1 महीने के पैसे? हाँ, वो मैंने अपने पैसों से ली थी। थैंक यू सो मच, तुम मेरी हेल्प करने के लिए आई। इट्स ओके। ऐसा क्या काम करती है जो 1 महीने में 3 लाख रुपए की डायमंड रिंग खरीद ली इसने? पता करना पड़ेगा। अब घर में हर किसी के मन में रूपा को लेकर यही सब बातें चल रही थी कि आखिरकार उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। तभी कुछ दिन बाद सुबह सुबह रूपा उनके घर आती है। अरे रूपा जी, आप? एक्चुअली उस दिन आपने मुझे चीनी दी थी, आज मैं आपके लिए कुछ मीठा लेकर आई हूँ। मेरे घर पर बादाम का हलवा बना था तो सोचा आप लोगों के लिए भी लेकर चलूं। क्या हलवा, वो भी बादाम का? अरे बेटा, तू तो ऐसे चौंक रही है जैसे पहले कभी तूने बादाम का हलवा खाया नहीं है। हर हफ्ते तो बनता है हमारे घर में। है? कब? मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना। ये लड़की ऐसा नहीं मानेगी। सुजाता जी जोर से अनु की कमर पर चूंटी काटती हैं। ओए माँ! अरे क्या हुआ बेटा? लगता है चींटी ने काट लिया तुझे। जा जल्दी से जाकर कपड़े बदल ले। हाँ आप बोलिए रूपा जी, आइए आइए, अंदर आइए। नहीं आंटी जी, एक्चुअली मैं आप सबको इनवाइट करने आई हूँ। आज मैंने घर पर छोटी सी किटी पार्टी रखी है। आपके अलावा मैं किसी को यहाँ जानती नहीं, तो आप दोनों और अनु प्लीज आइएगा। जी जी, जरूर आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी देर बाद वो तीनों रूपा के घर एक मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच जाती हैं, लेकिन अंदर से उसका घर देखने में इतना सुंदर था कि वो तीनों तो उसके घर को देखती ही रह जाती हैं। बाप रे बाप, कितना सुंदर घर है। भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके घर में जितना भी सामान है ना, सारा इम्पोर्टेड है। ये पेंटिंग, ये शोपीस तो देखिए। ओह, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। ये लीजिए, मैंने स्पेशली आपके लिए केसर का शरबत बनाया है। खाना भी मैंने आप लोगों के लिए अपने हाथों से बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। रूपा सबको खाना सर्व करती है तो खाने की डिशेस को देखकर सब खाने को देखते रह जाते हैं। ये किस चीज की सब्जी बनाई है रूपा जी आपने? ये काजू की सब्जी है, मेरी फेवरेट। अगर 2 दिन में मैं काजू की सब्जी ना खाऊं मुझे खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता। बाप रे, कितनी अमीर औरत है। कभी बादाम का हलवा बनाती है, कभी काजू की सब्जी बनाती है। लगता है आपके हस्बैंड की काफी अच्छी जॉब है, काफी अच्छी सैलरी है उनकी। अब आपसे क्या छिपाना, मेरे हस्बैंड एमएनसी में जॉब जरूर करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है। तो फिर आपका ये घर, आपका घर देखकर मुझे लगा आपके हस्बैंड की सैलरी तो लाखों में होगी। हाँ, और उस दिन आपकी डायमंड रिंग जब खो गई थी तब आप ही ने बोला था ना, ये तो मैंने अपनी 1 महीने की इनकम से खरीदी थी। 1 महीने में आपने 3 लाख कैसे कमाए? मैंने आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उस दिन आप चली गई थी तो। ओह मैं समझ गई। एक्चुअली कोई भी यही सोचेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ मैं भी काम करती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस है मेरा, मैं प्रोडक्ट्स को रीसेल करती हूँ, उसके ऊपर काफी अच्छा मार्जिन मिलता है मुझे। लेकिन उस काम में तो ज्यादा से ज्यादा आपको 10-20 हजार रुपए का प्रॉफिट होता होगा। हाँ, उससे 20 से 30 हजार रुपए की इनकम होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। महीने में ज्यादा नहीं तो फिर भी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की अर्निंग बहुत आराम से कर लेती हूँ क्योंकि मैं काफी सालों से इन्वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन ये आप बात किसी को बताइएगा मत, आप जानते हैं ना, लोगों की नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। आपको मैं अपना समझती हूँ इसलिए बता दिया। नहीं बेटा, अच्छा किया तुमने। अच्छा, वैसे जो काम तुम करती हो वो तो हम भी कर सकते हैं क्या बेटा? हम भी तो घर बैठे 2-4 पैसे कमा ले, मतलब। यस आंटी, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। फिर तो अच्छी बात है। तब तो मैं भी अपने लिए हर महीने नई नई ज्वेलरी और नए नए कपड़े खरीदूंगी। और मैं भी अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पैसे जोड़ लूंगी और किसी अच्छी से लोकेशन पर अपनी ड्रीम वेडिंग करूंगी अपने राज के साथ। राज? कौन राज? कौन है ये राज? मम्मी, राज नहीं मम्मी, राजकुमार, मतलब मेरे सपनों का राजकुमार। हाँ, तो ठीक है। वैसे हम ये काम कैसे शुरू कर सकते हैं? मतलब शुरू में कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? यस पिंकी जी, अगर प्रॉफिट कमाना है तो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 10 से 20 हजार इनफ। मैं आपके नाम से पैसे इन्वेस्ट कर दूंगी और हर महीने आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलता जाएगा। धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना। तो ठीक है, फिर आप मेरा नाम तो लिख ही लो। हाँ, मेरा और मम्मी का भी।
सबको अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका फैमिली अकाउंट बना दूंगी, उस भी आप सब एक साथ इन्वेस्ट कर लेना और जो भी रिटर्न हो वो आपस में बांट लेना। फैमिली अकाउंट में फायदा थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप हमारी फैमिली अकाउंट ही बना दो। ठीक है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20,000 की होगी, तो आप मुझे कल पैसे दे देना, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगी। अब वो तीनों भी रूपा की तरह अमीर बनने के सपने देख रही थी, इसलिए अगले दिन पैसे लेकर रूपा के घर पहुंच जाती हैं। ये लीजिए रूपा जी पैसे, पूरे 20,000। ओके, आप कैश लेकर आई हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने अकाउंट से इन्वेस्ट कर देती हूँ। रूपा उनका अकाउंट बनाकर उनके पैसे इन्वेस्ट कर देती है। आपके पैसे इन्वेस्ट हो गए, जल्दी ही आपको रिटर्न मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कभी अपना अकाउंट चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? वो मैं कुछ दिन में आपकी फोन में ये लॉग इन कर दूंगी। ओके ओके ओके। अच्छा मम्मी भाभी अब चली क्या? पापा की चाय का टाइम हो गया ना? हाँ रूपा जी, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। तीनों बड़ी खुश होकर घर वापस आती हैं। वाह वाह, जब मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा ना तो सबसे पहले पैसे जोड़कर अपने लिए स्कूटी खरीदूंगी और फिर हर महीने नए नए गहने, मजा ही आ जाएगा। हाँ भाभी, मैं अपने लिए एक डायमंड की अंगूठी और महंगे महंगे कपड़े खरीदूंगी, बस जल्दी ही हमारे सारे सपने पूरे हो जाए। क्या बातें कर रही हो तुम दोनों, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे मैंने आपको रूपा जी के बारे में बताया था ना, उन्होंने ही हमारे पैसे इन्वेस्ट किए और उनको तो महीने में 3 लाख से ऊपर की कमाई हो जाती है। अभी शुरू में हमने कम पैसे लगाए, लेकिन धीरे धीरे जब पैसे मिलते जाएंगे ना तो हम इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देंगे। अच्छा, देख लेना पैसे कहीं गलत जगह तो नहीं लग रहे, पैसे डूब गए तो हमारा घाटा हो जाएगा। नहीं भैया, आपने अभी तक रूपा जी का घर देखा नहीं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है, इसीलिए तो उन्हें इतना अच्छा रिटर्न मिलता है। और वो कुछ ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस भी करती है, उसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। अनु, पिंकी और सुजाता जी तो पैसों के सपने में खोई हुई थी। तभी लगभग कुछ दिन बाद उनके पास रूपा की कॉल आती है। हेलो, कौन? हेलो सुजाता आंटी, रूपा बोल रही हूँ। आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो क्या? आपका पहला रिटर्न आया है, सोचा आपको दे दूं। क्या हमारा पहला रिटर्न आ भी गया? वाह वाह, ये तो बहुत जल्दी काम करता है। मैं पिंकी और अनु को लेकर अभी आती हूँ। सुजाता जी पिंकी और अनु के साथ जल्दी से रूपा के घर पहुंचती है। आइए आइए, वेलकम। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपका छोटा 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था ना, तो इन दिनों में आपको पूरे 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आप चाहो तो इन पैसों को आगे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर अपना प्रॉफिट निकाल भी सकते हो। अरे नहीं नहीं, अभी निकाल कर हम क्या करेंगे? जब इतनी जल्दी हमें 3,000 रुपए का फायदा हुआ है तो सोचो पूरे साल में कितना फायदा होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा लंबे टाइम के लिए की जाती है उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, वैसे एक नई स्कीम भी आई है इन्वेस्टमेंट के लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड। मतलब हाँ बेटा, अगर ऐसी कोई स्कीम है तुम्हारे पास तो हमें जरूर बताओ, हमें भी ना जल्दी से करोड़पति बनना है। ओके, तो आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हो आंटी जी। इस समय एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और रिटर्न इतना ज्यादा है आप बिलीव नहीं करोगे। सीधे सीधे 10 गुना मुनाफा। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको सीधा 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए तो सीधे किसी ने पूरे 1 करोड़ रुपए। क्या 1 करोड़? वो भी सिर्फ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से? यस, मैंने भी उस स्कीम में पूरे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। बस जैसे 1 साल पूरा होगा मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी जल्दी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड लोग ही कर सकते हैं। अगर आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना है तो कल रात तक आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। क्या कल रात तक? लेकिन इतनी जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं से अरेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक बार ऑफर चला गया तो फिर दोबारा ऐसा ऑफर आना मुमकिन नहीं। ऐसे चांस लाइफ में बार बार नहीं मिलते। नहीं नहीं, हम पैसे जमा कर देंगे, आप बस इन्वेस्ट कर देना। तीनों घर वापस आती हैं और पैसों के लिए इधर उधर हाथ मारना शुरू कर देती हैं। अरे एक बार आप सोच कर तो देखो, कहाँ मिलता है इतना मुनाफा? 10 लाख का 1 करोड़, वो भी 1 साल में। ऐसे ही ये रूपा इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जीती, दिमाग लगाती है पूरा। ठीक है, तो मेरे पास जो सेविंग है इसे इन्वेस्ट कर दो, बाकी विनय कह रहा है कि वो देगा। हाँ, लेकिन हमारे पास कैश है और कल वैसे भी संडे है, बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे।
बाकी थोड़े बहुत पैसे मुझे किसी से लेने भी पड़ेंगे तो कल शाम तक दे देंगे। आप उसकी चिंता मत करो, वो मैं रूपा जी से बात कर लूंगी। उन्होंने बोला था कि वो अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगी, हम उन्हें कैश दे देंगे। अगले दिन वो लोग एक बैग में 10 लाख रुपए कैश इकट्ठा करते हैं और पिंकी को देते हैं। पता नहीं इतने सारे पैसे देते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। अचानक से ये हमारे मोहल्ले में आई, ये इन्वेस्टमेंट की बातें हैं और अचानक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। कल तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों पैसे देने का मन नहीं कर रहा मेरा। और अगर ये औरत सच में इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे कमा सकती है तो फिर इसका पति 50,000 की नौकरी क्यों करता है? और हमने तो आज तक इसके पति को कभी देखा भी नहीं है। पता नहीं ये सच में शादीशुदा भी है या हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन बाहर जाकर किसी को ये बात बोलूंगी तो सब बोलेंगे मैं ज्यादा सोच रही हूँ। जो करना है खुद ही करना पड़ेगा। पिंकी पैसों का बैग बदल देती है। वो सेम वैसा ही बैग लेकर उसमें नीचे कपड़े डाल देती है और ऊपर सब कवर करके थोड़े बहुत पैसे रख देती है। अब ठीक है। पिंकी जल्दी से वो बैग लेकर रूपा के घर जाती है। ये लीजिए रूपा जी, पूरे 10 लाख रुपए, आप चाहो तो गिन लीजिए। ओह नो पिंकी जी, मुझे आप पर भरोसा है। मैं अभी उस इन्वेस्टर से मिलने ही जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, सबके लिए खाना भी बनाना है। पिंकी वहां से घर वापस आती है। रूपा बैग खोलकर देखती है तो ऊपर ऊपर के पैसे देकर बैग लेकर वहां से निकल जाती है। रोड पर पहुंचकर एक बाइक वाला उसे लेने के लिए आता है। हो गया काम, मिल गए पैसे? अरे हाँ मिल गए, लेकिन जल्दी निकलना पड़ेगा, रात होने से पहले शहर से भागना पड़ेगा। अरे हाँ ठीक है, लेकिन एक बार कहीं रुककर पैसे गिन लेते हैं। पहले ही बोल देता हूँ, आधे पैसे तुम्हारे आधे पैसे मेरे, अभी बढ़ जाएंगे। ओके ठीक है ना। दोनों पैसे गिनने के लिए एक होटल रूम बुक करते हैं, लेकिन जब बैग खोलकर देखते हैं तो अंदर से निकलते हैं 5-10 हजार रुपए और ढेर सारे कपड़े। ये क्या हुआ? धोखा किया मेरे साथ। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं इधर दुनिया को चुना लगाती हूँ और इन्होंने मुझे ही चुना लगा दिया। लगता है उस पिंकी की बच्ची को पता चल गया था कि फ्रॉड होने वाला है उनके साथ। लेकिन कोई बात नहीं, इसके 5-7 हजार का मैं क्या करूंगी। तो अभी के अभी बाइक घुमा। रूपा वो बैग लेकर वापस मोहल्ले में आती है और पिंकी के घर के बाहर बाइक रुकवाती है। बाहर आओ, बाहर आओ सब। सब जैसे ही बाहर आते हैं तो रूपा उनके मुंह पर वो बैग फेंक कर मारती है। अरे यह क्या बदतमीजी है? चुप! आई बदतमीजी वाली। मैं इधर पूरी दुनिया को चुना लगाती हूँ और तुम्हारी बहू ने मुझे चुना लगा दिया। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे पकड़ो इनको, इनकी बाइक को पकड़ो, कोई फ्रॉड कहीं के। अरे भगा जल्दी बाइक। रूपा और उसका साथी तो बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन पिंकी सही समय पर अपना दिमाग दौड़ा लेती है, इसलिए पूरी फैमिली इतने बड़े स्कैम से बच जाती है। आपको भी अगर कहीं ऐसी वैसी स्कीम दिखाई देना तो जरा 10 बार सोच लेना, वरना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट करने वाली भी रूपा जैसी हुई तो जान देना फिर आपके साथ क्या होगा। वैजयंती के 2 बच्चे थे, चांदनी और कुणाल। बड़ी बेटी चांदनी काफी होनहार और सुशील थी और कुणाल से उम्र में काफी बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई थी। अब बस घर में वैजयंती और उसका बेटा कुणाल ही रहता था। कुणाल ने अपने पापा का बिजनेस बड़े अच्छे से संभाला हुआ था, लेकिन उसकी आदतें बहुत खराब थी। रात के 2 बज रहे हैं तभी कुणाल घर को लौटता है और दरवाज़ा खटखटाता है। कुणाल, कितनी बार कहा है कि इतनी देर से घर मत लौटा कर। अब बता कहाँ गया था आज? अरे कुछ नहीं माँ, दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठ गया था। बातों में पता ही नहीं चला वक्त का। वक्त का पता नहीं चला? रात के 2 बज रहे हैं और तू कह रहा है तुझे वक्त का पता नहीं चला? और तेरे दोस्त भी तेरे जैसे है क्या? उनके घर वाले कुछ कहते नहीं? अरे माँ क्यों इतनी नाराज हो रही हो? आ गया हूँ ना अब घर। हाँ आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। आपको कितनी बार कहा है, अब सो जाया कीजिए, मैं खुद आ जाऊंगा। अरे ऐसा कैसे सो जाऊं? तू कब आता है कब जाता है तेरा पता तो होना चाहिए ना मुझे। अरे माँ अब मैं बच्चा नहीं हूँ। अरे बच्चा नहीं है तभी तो डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना कर दे। एक बार तेरी शादी हो जाए तो मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊं, फिर तू जाने और तेरी पत्नी। फिर शादी की बात करने लगी आप? मुझे नहीं करनी शादी। अरे बेटा तेरे जैसे लक्षण है ना, तेरे साथ कोई शादी करेगा भी नहीं। तो अच्छा है ना, मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी एंजॉय करता रहूँगा। चलो मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ाकर खुद सोने जा रहा है। भगवान कब सुधरेगा ये लड़का। वैजयंती की जिंदगी की बस यही टेंशन थी कि उसका बेटा किसी तरह सुधर जाए और उसे कंट्रोल करने वाली कोई मिल जाए, क्योंकि अभी तो कुणाल को कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं थी। रात के 2-2 बजे सोता है और 11 बजे तक उठता नहीं। अरे कुणाल उठ भी जा, अभी तक सो रहा है क्या? अभी इस वक्त कौन आ गया?
वैजयंती दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पिज्ज़ा वाला कुणाल के नाम पर पिज्ज़ा देकर जाता है। वैजयंती गुस्से में कुणाल के कमरे में जाती है। थैंक यू माँ, अब पिज़्ज़ा यहीं लेकर आ गई। मुझे अब बाहर भी नहीं आना पड़ेगा। ये रोज रोज बाहर के पिज्जा बर्गर खाना कब बंद करेगा तू? अरे माँ, इतने दिनों बाद तो खा रहा हूँ मैं। इतने दिनों बाद? अभी 2 दिन पहले ही तो तूने बर्गर मंगवाया था। अरे तो 2 दिन हो गए ना उस बात को, और आज मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ, बर्गर नहीं खा रहा हूँ। और मैंने तेरे लिए जो उपमा बनाया है वो कौन खाएगा? वो रख दो, मैं रात को आकर खा लूँगा। हाँ, ये सही है। सुबह का खाना रात को खाओ, सुबह को बाहर का खाओ, और ऑफिस में भी बाहर से कुछ मंगवा के खा लो। मैं तुझे ऑफिस में टिफिन देती हूँ ना, फिर तू क्यों बाहर का खाना खाता है? माँ, आप लौकी, टिंडे, गोभी ये सारी सब्जियाँ देती है टिफिन में, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे यही सब्जियां सारी हेल्दी होती है, समझता क्यों नहीं तू? मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे रोज़ रोज़ वही बोरिंग खाना पसंद नहीं है। तेरी बहन को देख और तुझे देख, कितना फ़र्क है दोनों में। वो कितनी सुशील संस्कारी है, मेरी कोई बात नहीं टालती थी शादी के पहले। हाँ वो तो है, चांदनी दीदी तो आपकी हर बात मानती थी, इसीलिए आपने बेचारी की जल्दी शादी करवा दी है ना। तेरी भी करवाई दूंगी, रुक जा। अब तो ऐसा नहीं सुधरने वाला, अभी तो तुझे आकर तेरी बीवी ही सुधारेगी। अरे माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर तेरी नज़र में कोई है तो बता दे, मैं उससे तेरी शादी करवा देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है। मुझे वक्त ही कहाँ मिलता है कि मैं लड़की ढूंढूं। सारा वक्त तो तेरा मटर गश्ती में चला जाता है, लड़की कहाँ से मिलेगी? हाँ, तो ये मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी माताश्री। तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब मैं तंग आ गई हूँ तेरी रोज़ रोज़ की हरकतों से। तो ढूंढो ना, फिर लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना माँ। वैजयंती ने ठान लिया था कि अपने बेटे कुणाल के लिए अच्छी लड़की ढूंढ के ही रहेगी, जिससे उसका बेटा कम से कम थोड़ा सा तो सुधर जाए। इस मामले में बात करने के लिए उसने अपनी बेटी चांदनी को फ़ोन लगाया। हाँ माँ, कैसी हो तुम? अरे क्या बताऊँ कैसी हूँ बेटा, ये तेरे भाई ने ना हैरान परेशान करके रखा है मुझे। अरे क्या हुआ, अभी तक इसकी आदतें सुधरी नहीं है क्या? अरे कहाँ, दिन ब दिन और ख़राब होता जा रहा है ये लड़का। माँ, अपना इसकी शादी करवा दो, बीवी के आने के बाद अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा। अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन इससे शादी करेगा कौन? तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो बता बेटा। माँ, मेरी नज़र में एक लड़की तो है, हमारे पड़ोस में अभी अभी रहने आए हैं वो लोग। आप कहो तो मैं उससे बात करूँ? अरे तू आज ही बात कर ले बेटा, मुझे तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करवा देनी है बस। तो ठीक है माँ, आज उसके मम्मी पापा से मैं बात करती हूँ। चांदनी अगले ही दिन कंचन के माता पिता को अपने भाई के रिश्ते के लिए लेकर आती है, अपने घर बात करने के लिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आंटी, ये है मेरी मम्मी और ये है मेरा भाई कुणाल। इसका खुद का बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा चलता है। हाँ जी बहन जी, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हैं? लेकिन आपने तो कुछ पूछा भी नहीं अभी कुणाल से। वो क्या है ना, चांदनी बेटी ने आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया है, और मैंने भी कुणाल के ऑफिस की जानकारी ले ली है। मुझे पता चला है काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका, बस इसीलिए जान के ना हाँ कह दिया। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कुणाल से पूछ सकते हैं आप। हाँ, और कंचन और कुणाल को एक दूसरे से बात करने देनी चाहिए हमें। बस ये कुणाल कुछ उल्टा पुल्टा ना कह दे कंचन से। हाँ जाओ कंचन, जाकर बात कर लो। कंचन और कुणाल 5 मिनट के लिए बात करने जाते हैं और वापस आते हैं। क्या बात है, तुम लोग तो बहुत जल्दी वापस आ गए, सब ठीक है ना? माँ, मुझे कंचन पसंद है। और मुझे भी कुणाल पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बधाई हो माँ। चलो अच्छा है, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, अब हमें जल्दी ही इनकी शादी कर देनी चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि शादी में कोई देरी हो। दोनों परिवार काफ़ी खुश था बच्चों की शादी को लेकर, और 1 महीने के अंदर ही कुणाल और कंचन की शादी भी हो गई। कंचन, अब तुम्हारी शादी हो गई है, मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई हूँ बेटा। अब तुम संभालो अपना ये घर और अपना पति। मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास जा रही हूँ रहने के लिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगी। हाँ बहू, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, तू जो आ गई है अब कुणाल अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ बहू, ये रही घर की चाबियाँ। जी माँ जी, आप अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से आराम करके आइएगा। वैजयंती कितने वक्त के बाद बिना किसी टेंशन के बाहर निकली थी। उसने अपने भाई के घर खूब आराम किया और खूब घूमी भी। आज पूरे 10 दिन के बाद खुशी खुशी वो अपने घर को लौटी थी। अरे देख बहू, मैं आ गई हूँ। लगता है रसोई में होगी।
है, यहाँ भी नहीं है। अरे वाह, रसोई तो देखो कितनी साफ रखी है बहू ने, बिल्कुल चमक रही है। अच्छा है, अब कंचन आ गई है, मुझे साफ सफाई की भी दिक्कत नहीं है। शायद ऊपर होगी अपने कमरे में, मैं उसे सरप्राइज़ देती हूँ। वैजयंती कंचन को सरप्राइज देने के लिए ऊपर जाती है और जैसे ही कुणाल के रूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि पूरा कमरा पिज्ज़ा के खाली पैकेट से भरा पड़ा है। कोल्ड ड्रिंक्स और शराब की बोतल भी वहाँ पड़ी है और सामने कुणाल कुर्सी पर सोया पड़ा है। ये क्या है कुणाल, ये क्या हाल बना रखा है तूने कमरे का, और यहाँ बैठकर तू शराब पी रहा है? बहू ने घर को इतना साफ रखा हुआ है और तू है कि यहाँ गंदगी फैला रहा है। अरे माँ, तुम आ गई? हाँ आ गई, लेकिन अब तेरी खैर नहीं। रुक, अभी बुलाती हूँ बहू को। कंचन! वैजयंती कंचन को आवाज़ लगाती है तो कंचन पीछे बिस्तर के नीचे से निकलती है, जो खुद भी शराब के नशे में थी। हाँ माँ जी, ये रे आपकी बहू। हैं? कंचन, तूने भी शराब पी है? अरे माँ जी, ऐसा कहिए कि मैंने ही पी है। आपकी बेटी को तो शराब पीना आता ही नहीं। 3 ग्लास में लुढ़क गया। ये तो मैं थी, बोतल खाली हो गई वरना वेस्ट हो जाती पूरी बोतल। अच्छा, अब समझ में आया, रसोई इतनी साफ क्यों है। तूने कुछ बनाया ही नहीं 10 दिन से। हे भगवान, ये मेरी बहू तो मेरे बेटे से 2 कदम आगे निकली, मेरे तो करम ही फूट गए। अरे माँ जी, आपके पैर कहाँ हैं? 1 मिनट, मैं आती हूँ पैर छूने। पड़े रहो दोनों यहीं। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी इससे शादी हुई थी। अपने साथ दहेज में तो कुछ लाई नहीं और मेरे ऊपर बोझ बन गई है। मनहूस दिन आपके लिए नहीं, मेरे लिए था, जो आप जैसे धोखेबाज इंसान से मेरी शादी हो गई। मेरे घर वालों ने आपको शादी में कितना सारा दहेज दिया था, आपने सारा बेच दिया और अब झूठ बोल रहे हो कि आपको कुछ मिला नहीं। मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी बताता हूँ। ये है जतिन और तानिया। इन दोनों की शादी को 1 साल होने वाला है और तानिया के सामने एक एक करके जतिन के सारे राज खुल रहे हैं। वो 1 नंबर का बदमाश आदमी है, कई लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल रहा है। एक दिन तानिया के घर सेठ दीनानाथ आता है। जतिन, जतिन, अरे कोई है क्या घर पर? जतिन तो घर पर नहीं है। आप कौन हैं और इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारे पति ने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए हैं और अब बहाने बना रहा है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अगर उसने मुझे मेरे रुपया नहीं लौटाया तो अच्छा नहीं होगा। दीनानाथ तानिया को धमकी देकर चला जाता है। जब जतिन घर पर आता है तो तानिया कहती है, और कितने लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं आपने? अरे आखिर आप इतने रुपयों का करते क्या हो? इन बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, चुपचाप घर में पड़ी रहो। इन बातों से मेरा तब तक कोई मतलब नहीं था जब तक कर्जदार घर पर नहीं आते थे। अब कर्जदार घर पर आने लगे हैं, 10 बातें सुनाकर जाते हैं। तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो, अभी ठीक करता हूं तुम्हें। जतिन तानिया के साथ अक्सर मारपीट करता था, लेकिन वो अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन तानिया के घर पर सुजाता नाम की एक औरत अपने बच्चे के साथ आई। जतिन है घर पर? वो तो घर पर नहीं है। आप कौन है? वो मेरे पति हैं और ये हमारा बेटा है। उन्होंने 6 साल पहले मुझसे शादी की थी। अब 1 हफ्ते घर पर नहीं आते। किसी ने बताया कि वो यहाँ रहते हैं। सुजाता की बात सुनकर तानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परेशान हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना सामान पैक किया और अपने मायके चली गई। वहां जाकर उसने सारी बात अपनी माँ और बहन मालती को बताई। दीदी, जीजा जी आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपने हम सबसे कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने आपके साथ मारपीट की और आपने ना कभी हमें बताया और ना कभी पुलिस कंप्लेंट की। अगर मैं पुलिस में शिकायत करती या अपने पति को छोड़ देती, लोग मुझे ही जिम्मेदार ठहराते और फिर तुम्हारी शादी होने में दिक्कत होती। सब कहते जब बड़ी बहन अपना घर नहीं बसा पाई तो छोटी बहन क्या बसाएगी। ओ दीदी, किस जमाने में जी रही हो आप? जिसे जो सोचना है वो वही सोचता है।
अब आपके पति को मैं सबक सिखाऊंगी। अब मालती हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर अपने जीजा जी के पीछे पड़ गई। अब वो अपने जीजा की हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर नजर रखने लगी। थोड़े ही दिन में मालती को जतिन की सारी काली करतूतों का पता चल गया और जितनी भी लड़कियों से जतिन का चक्कर था वो सब भी उसे पता चल गया। जीजा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि लोगों की जिंदगी से खेलने का नतीजा क्या होता है। एक दिन जतिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने किसी होटल में गया तो वहां मालती ने उसके बच्चे को भेज दिया। पापा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कौन पापा? कैसा पापा आप? मैं तुम्हें नहीं जानता। पापा पापा मम्मी घर पर इंतजार कर रही है। जतिन, ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं डार्लिंग, मैं इसे जानता भी नहीं। पता नहीं कब पैदा हो गया। पापा मैं तो 5 साल पहले पैदा हुआ था। कितना झूठ बोलते हो आप। आंटी मेरे पापा झूठे हैं, झूठे हैं पापा। जानते नहीं फिर भी ये तुम्हें पापा बोल रहा है। कितने कमीने हो तुम। आज की बात मुझे कॉल मत करना। जतिन की गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद जतिन अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो मालती सेठ दीनानाथ को उसके पास भेज देती है। जतिन, अब लगे हो तुम हाथ। तुमने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और आज तक नहीं दिए और यहाँ लड़कियों को घुमा रहे हो। अरे सेठ जी, आप मैं बस देने ही वाला था पैसा। जतिन, तुमने मुझसे भी 50,000 रुपए लिए हैं और 1 लाख रुपए इनसे भी लिए हैं। ओ बहन जी, इसका चक्कर में ना पड़ो। ये तो बहुत फ्रॉड आदमी है। दीनानाथ जी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना आपके रुपए लौटा दूंगा। आपके रुपए लेके कहीं भाग तो नहीं रहा हूं ना मैं? बेटा, मेरे रुपया लेकर तो कहीं भाग भी नहीं सकता। तुझे पाताल में सभी खोज निकालूंगा मैं। जतिन, मुझे तुम्हारे ऊपर नहीं अपने ऊपर हैरानी हो रही है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से दोस्ती की। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे पैसे वापस कर देना। ये बोलकर जतिन की दूसरी गर्लफ्रेंड भी वहां से चली जाती है। अब इसी तरह जतिन कुछ दिन बाद अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाता है तो मालती उसकी पहली पत्नी को वहां भेज देती है। जतिन जी, आप इस कलमुही के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम जो जतिन और मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? जतिन जी, आप बताओगे इन मोहतरमा को या फिर मैं ही बता दूं? डार्लिंग, मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, इतनी सारी लड़कियों से आपका चक्कर है ना, तभी तो याद नहीं रहता होगा कि कौन आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन आपकी बीवी है। कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय खुद ही दे देती हूँ। मैं इनकी पहली पत्नी हूँ। जब ये कई दिनों तक घर पर नहीं आए तो मैंने ढूंढते हुए इनकी दूसरी पत्नी के पास पहुँच गई। सुनो जी, अब आपकी दूसरी पत्नी को भी पहली शादी के बारे में पता चल गया है। ये बात सुनकर जतिन के होश उड़ गए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, क्या तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी 2 पत्नियां हैं और तुम मुझसे भी शादी के चक्कर में हो? तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटर। जतिन की तीसरी गर्लफ्रेंड ने उसे जोरदार तमाचा मारा और वहां से चली गई। अब तो जतिन को घर से बाहर निकलने भी डर लगने लगा। वो सोचता, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा कहीं कोई नया कांड किसी के सामने ना आ जाए। लेकिन अभी हाल ही में मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है। अगर उससे पता चल गया तो क्या होगा? एक काम करता हूँ, उससे शहर से बाहर मिलने के लिए बुलाता हूँ। जतिन ऐसा ही करता है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को शहर से बाहर मिलने बुलाता है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी वहां मालती आ जाती है। मालती ही जतिन की नई गर्लफ्रेंड होती है। जतिन ने मालती को पहले कभी देखा नहीं था तो उसे पता नहीं था कि वो उसकी साली है। वो मालती से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां तानिया आ जाती है। हाय जतिन, कैसे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तानिया को देखकर जतिन हैरान और परेशान हो जाता है। तानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं जतिन, जब से मेरी आपसे शादी हुई है ना, आपने मुझे बहुत सारे सरप्राइज दिए हैं, तो कुछ सरप्राइज देने का मेरा भी हक बनता है। मैं आप ही के लिए सरप्राइज लेकर आई हूँ।
सरप्राइज? ये जो आपकी नई गर्लफ्रेंड है ना, वो मेरी छोटी बहन है। क्या? तुम्हारी छोटी बहन? तुम दोनों को शर्म नहीं आए मेरे साथ ये गंदा खेल खेलते हुए? जीजा जी, आपको शर्म नहीं आती लोगों से पैसे उधार लेते हुए, झूठ बोलकर दो दो शादी करते हुए और मासूम लड़कियों को फंसाते हुए? और जतिन जी, गंदे आदमी के साथ गंदा खेल खेलते हुए कैसे शर्म? अभी तो ये एक ही सरप्राइज है, मैं आपके लिए और कई सारे सरप्राइज लाई हूँ। उसके बाद मालती और तानिया पहले सरोज और उसके बच्चे को, सेठ दीनानाथ को और फिर जतिन की तीनों गर्लफ्रेंड को बुलाती है। जतिन उन्हें देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सबको बुला लोगी तो मैं डर जाऊंगा? कभी नहीं। तुम में से कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें पता था जीजा जी कि आप कितने बेशर्म इंसान हो और झूठे भी, इसलिए हमने एक सरप्राइज और रखा है आपके लिए। तभी मालती पुलिस को भी वहां बुला लेती है। पुलिस? अरे तानिया, तुम्हारी बहन ने पुलिस को क्यों बुला लिया? ये तो घर की बात है, आपस में बात करके निपटा लेते हैं। जीजा जी, घर की बात बाहर आप ही लाए हो। इन सब लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है, अब रहना जिंदगी भर जेल में। पुलिस जतिन को ले जा रही होती है, तभी तानिया पुलिस को रोकते हुए कहती है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास इनके लिए एक और सरप्राइज है। ये बोलते ही तानिया जतिन के गाल पर कसकर थप्पड़ मारती है और फिर कहती है, अब ले जाओ इसे,